नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए कई मायने में ऐतिहासिक रहा है, जहां 37 साल बाद कोई सरकार कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्य में दोबारा बहुमत के साथ सरकार बना रही है। साथ ही इस बार के 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और उसमें लखीमपुर खीरी भी शामिल है, जहां किसानों की मौत का मामला जोर शोर से उठा था। इन जिलों में विपक्ष की एक भी सीट ना आना कई सारे सवाल खड़े करती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल बीजेपी के जहन में भी उठ रहे होंगे, क्योंकि अगर बीजेपी ने 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया है तो क्लीन स्वीप तो समाजवादी पार्टी ने भी किया है, भले ही उसकी संख्या कम हो। तो क्या कहता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का क्लीन स्वीप करना, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं आखिर वो कौन सी सीटें हैं, कौन से जिले हैं जहां क्लीन स्वीप हुआ है। बीजेपी ने 23 जिलों में किया क्लीन स्वीप। गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर जीत, कुशीनगर की सभी 5 सीटों पर जीत, देवरिया की सभी 7 सीटों पर जीत, गोंडा की सभी 7 सीटों पर जीत, गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर जीत, गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 सीटों पर जीत, हापुड़ की सभी 3 सीटों पर जीत, बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर जीत, फर्रुखाबाद की सभी 7 सीटों पर जीत, कन्नौज की सभी 3 सीटों पर जीत, पीलीभीत की सभी 4 सीटों पर जीत, मथुरा की सभी 5 सीटों पर जीत, आगरा की सभी 9 सीटों पर जीत, अलीगढ़ की सभी 7 सीटों पर जीत, एटा की सभी 4 सीटों पर जीत, वाराणसी की सभी 8 सीटों पर जीत, रॉबर्ट्सगंज की सभी 4 सीटों पर जीत, झांसी की सभी 4 सीटों पर जीत, ललितपुर की सभी 4 सीटों पर जीत, महोबा की सभी 2 सीटों पर जीत, हमीरपुर की सभी 2 सीटों पर जीत, हरदोई की सभी 8 सीटों पर जीत और लखीमपुर की 8 सीटों पर क्लीन स्वीप। सपा ने 5 जिलों में किया क्लीन स्वीप। सपा गठबंधन ने यूपी के 5 जिलों में किया क्लीन स्वीप। आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत, अंबेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर जीत, कौशाम्बी की सभी 3 सीटों पर जीत, शामली की सभी 3 सीटों पर जीत और गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर किया क्लीन स्वीप। बीजेपी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया है और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 5 जिलों में क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप करना क्या कुछ कहता है और आगे की तैयारी क्या होगी राजनीतिक पार्टियों के लिए, कितनी बड़ी चुनौती होगा अब वहां पर अपने आप को स्थापित करना, इस पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जाने माने देश के पत्रकार और तमाम वर्षों का आपको अनुभव है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आलोक भदौरिया जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा दिवाकर झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कंचन द्विवेदी जुड़ गई, बीजेपी नेता हैं। कंचन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। मदन मोहन शुक्ला हैं, कांग्रेस नेता हैं। मदन मोहन जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी से। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत कंचन द्विवेदी जी आपसे ही करेंगे। बीजेपी ने इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश में, बैक टू बैक फुल माइंडेड के साथ सरकार बनाई, लेकिन हालांकि 23 जिलों में आपने क्लीन स्वीप किया, लेकिन 5 जिले ऐसे भी जहां समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। हालांकि आजमगढ़ को अगर कहें तो उनका गढ़ माना जाता है, गाजीपुर, मऊ, लेकिन गाजीपुर की अगर बात करें तो अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी, जहां पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, उसके लिए भी कई सारे सवाल हैं। हाँ जी, पहले तो चौहान साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार और पैनलिस्ट सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
बाकी सभी हमारे देखने वाले जो भी लोग हैं उन सभी को नमस्कार। बाकी एक बात है चौहान साहब, जैसा कि आप समझते हैं कि जहां पर आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जहां पर आप बहुत क्लीन शिट के द्वारा जा रहे होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जहां आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से वो चीजें कर ली गई हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से वहां से निकल करके जा रहे हो। वहां पे बहुत मेहनत करनी होती है और वहां पर बहुत मेहनत लगती है, तब जा करके हम लोग वहां से निकल पाते हैं। तो मैं कहूंगी कि जो हमारे सपा के साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन वही बात, प्रॉब्लम वही आ जाती है कि उन्होंने जो अच्छा किया वो बहुत देर से किया, बाकी जो बुरा किया वो सभी को याद है, वो लोग भूलते नहीं है। जैसे कि अगर मैं पश्चिम की बात कर लूं, या फिर जिस प्रकार से किसान आंदोलन बड़े जोर शोर से रहा, बहुत प्रकार के मुद्दे बनाए गए, लेकिन वो मुद्दे बन नहीं पाए। तो कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो भुनाने का बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। किसान आंदोलन की मैं बात कर लूं, भाई आपने बहुत बुनाया, लेकिन वहां पर तो परिस्थिति बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गई। जो पहले नहीं था वो अब हो गया। कैसे हुआ? आपने तो बहुत प्रयास किया ना, आपने चंद मुट्ठी भर लोगों को लेकर के किसान के नाम पर बहुत कुछ आपने प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? जो किसान थे वो घर पर थे। इससे बिल्कुल प्रूफ हो जाता है चौहान साहब कि अगर किसान हमसे नाराज होते या फिर किसान लोग उन सारे लोगों के साथ होते, तो फिर हमें सब्जी कौन पहुंचा रहा था, तो फिर हमें अनाज कौन पहुंचा रहा था, तो फिर हमें सारी सुविधाओं से लैस कौन कर रहा था? अगर किसान सारे लोग रोडों पर उतर आते हैं, और इसका प्रमाण तो आप देख ही रहे हैं, हमारी सीटों के अनुसार हो जाता है। तो वही सारी चीजें हैं चौहान साहब की, देखने में कुछ और होता है और जमीनी स्तर पर कुछ और होता है। बाकी हमें ये यकीन है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे आदरणीय योगी जी या फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं वो अंत तक पहुंचाने के लिए करते हैं। मैं कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक जाति का ढांचा है वो पार किया है, धर्म का ढांचा है वो भी पार करने का प्रयास किया है, और मुझे पूरा विश्वास है आगे चलकर हम उसे पार करेंगे। लेकिन एक बात जो है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से वो जो चीजें थी ना, जो जाति की चीजें थी जिसकी वजह से लोगों तक जुड़ना बहुत मुश्किल था, वो जिसे हम कहते हैं अंत्योदय, मतलब अंत, जो अंतिम आदमी है, अंतिम पीढ़ी है, अंतिम व्यक्ति है, उस तक उदय पहुंच जाए, उसका उदय हो जाए। हमने ये हमेशा प्रयास किया और हम पहुंचे भी। इसमें हम बिल्कुल ही सफल रहे। जो अंतिम आदमी था वो कभी बैंक नहीं देखता था, जब वो बैंक केवल रईसों के लिए होती थी। आज हमने उसे डिजिटल बनाया और उसी के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जो भी योजनाएं थी उसका जो भी लाभ है वहां तक पहुंचा, और उसका प्रभाव दिखता है कि उन्हें उन चीजों का फायदा मिल रहा है जो हम पहुंचाना चाहते थे, जो हमें सरकार की तरफ से देना था। प्रभाव दिखा भी है नतीजों में। रोहित अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, अगर आरएलडी की बात करें, जो किसान आंदोलन जो था उसका जोर शोर से मुद्दा उठा, अलायंस को भी लग रहा था, सपा आरएलडी को, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन 33 में से सिर्फ 8 सीटें आना क्या लगता है आपको ठीक है, अगर पिछले प्रदर्शन को देखते हुए देखें? या फिर अगर एक ऑफर भी था उनके पास चुनाव के बीच में कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते शायद ये 8 से बहुत ज्यादा सीटें होती? रोहित जी, देखिए, हम जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच में गए थे। जो मुद्दे थे वो हम सबको पता है, और अब चुनाव खत्म हो चुका है, उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ठीक है, पर वो ग्राफ उनका गिरा है और हमारा ग्राफ ऊपर गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विपक्ष मजबूत हुआ है, जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका में चुना है, हम विपक्ष का काम करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रही थी कि चंद मुट्ठी भर किसान, और फिर वही सब बातें कर रही थी जो अभी तक हम लोग चुनाव से पहले करते थे। मुझे नहीं लगता कि इतना दम्भ दिखाने की जरूरत है। वो जो चंद मुट्ठी भर किसान है, नहीं, तो आप मैडम अगर आपको ही बीच में बोलना है तो आप ही बोल लो। भाई आप जीत के आई हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है ना, ये मत लेकिन अगर इतने चंद मुट्ठी भर, मुझे पता है कि आपको दर्द बहुत है, आपको तकलीफ बहुत है। नहीं, अरे हमें कोई तकलीफ नहीं है मैडम, हमें सत्ता की कोई भूख नहीं है। नहीं, हमें कोई भूख नहीं है। कंचन जी वो खुश है, कंचन जी उनका कहना है कि वो, कंचन जी उनको लगता है कि सीटें जो हैं वो कम जो हुई हैं कम नहीं हुई, पिछली बार से तो 8 गुना बढ़ गई हैं। भूमिका ने हमें चुना है, जनता की सेवा करेंगे।
अगर ये इस तरीके से बोलेंगे तो फिर मैं कंचन जी हम चाहेंगे, कंचन जी आपको रोकना चाहेंगे, रोहित जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, वापस आपके पास आएंगे। हाँ, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, बिल्कुल वापस आइए कंचन जी आपके पास, रोहित जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमारी तरफ से आप ही बोल लो। हाँ तो नहीं, रोहित जी अपनी बात पूरी हमें कीजिए। हमारा स्लॉट मालूम है। हाँ बात करिए, आप इतना मत चिढ़िए, अपनी बात करिए। नहीं, हमें चिढ़ने की जरूरत ही नहीं मैडम, वो अभी तो तो दिख चिढ़ेंगे रहा आप है। लोग जो नहीं ठीक है, वो तो आप ठीक है, लोग चिढ़ेंगे। ठीक है, रोहित जी अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। आपका अभिमान अभी ये जो है, यहाँ करेंट डूब रहे, फिर अपनी आज बात आपने करिए। नहीं आज आपने जो पीएफ सर, मुद्दे अकाउंट के पर ऊपर बात जो, करें। अब सुन तो लो मैडम, सुनना हो तो सर मुद्दे जो पर बात आपने, करिए, नहीं सुनना ना। अच्छा तो मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो आज आप लोगों ने ईपीएफ अकाउंट के ऊपर ब्याज दर घटा दी है, ठीक है ना, 8.1% कर दी है, जो 10 साल की सबसे कम है। तो ये आपने तोहफा दिया है जनता को जीत का, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिए थे, जो आपको शर्म नहीं आ रही यहाँ पे कहते हुए दोबारा कि चंद मुट्ठी भर किसान थे, उन्हीं चंद मुट्ठी भर किसान ने प्रधानमंत्री को झुका दिया था, ठीक है ना। और भारतीय जनता पार्टी गली गली पत्ता बांट रही थी चंद मुट्ठी भर किसानों के कारण ही, ठीक है ना। तो भाषा अपनी संभाल के रखिए, और जो प्रधानमंत्री ने अगर कम से कम सम्मान रखा है किसानों का, तो ठीक है, ठीक, कंचन जी आपको रोके। रोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ था, प्रधानमंत्री को झुका दिया था, तो तीनों कृषि कानून जो वापस लिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, उसका फायदा मिला बीजेपी को चुनावों में, किसान की नाराजगी दूर हुई, ये माने नतीजे तो यही कहते हैं। रोहित जी, ईपीएफओ अकाउंट समझती है मैडम, जिसपे आपने ब्याज दर घटाई है, वो समझती है क्या होता है ईपीएफओ अकाउंट? बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते बताइए हैं। क्या होता है, बताइए क्या होता है। दूंगी अपने स्लॉट पर, अभी रोहित जी को बोल रोहित जी ईपीएफ की बात इस वक्त ईपीएफ पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जवाब दूंगी, आराम से गूगल कर लीजिए, अपने स्पॉट में जवाब दीजिए। रोहित जी ईपीएफ पर चर्चा नहीं हो रही है। 8.1% क्यों किया है, तो जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारे जवाब मिलेंगे। उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी बोल लेने दीजिए पैनलिस्ट को सर, मैडम रोहित जी और भी लोग हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे जो सवाल है उस पर आकर बात करते हैं। थोड़ा सा शांति रखिए। जनता को तोहफा क्यों दिया बताओ? कोई नहीं मिला है आपको, कोई भी प्रवक्ता नहीं। कुल मिलाकर रोहित जी आप ये मानते हैं कि जो चुनाव में प्रदर्शन रहा आरएलडी का, वो बहुत बेहतर था? आपको लगता है 33 सीटों पर 8 सीटें अगर आरएलडी जीती है, ये प्रदर्शन बहुत बेहतर है, ठीक है? आप दोनों को ही रोकेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मदन मोहन शुक्ल जी हैं। मदन मोहन जी आपके पास आएंगे। प्रियंका गांधी वार्डर ने शुरू से लेकर आखिरी तक जी जान से कोशिश की, पूरी ऊर्जा फूंक दी, आधी आबादी की जो बात की शुरुआत करी वो आखिरी तक नजर आई, लेकिन वोटों में कहीं वो चीजें तब्दील नहीं हो पाई। वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार से और घट गया है। हालांकि जो आकलन लगाया जा रहा था कि जिस तरह से मेहनत कर रही थी प्रियंका गांधी, उससे लग रहा था वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मदन मोहन जी, मदन मोहन जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। ये बात सही है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज अपेक्षा के विपरीत घटा है, और ये बात भी सही है कि प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों को पूरे पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार जनता के मुद्दों को प्रियंका गांधी उठा रही थी, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, और चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के अधिकार का मुद्दा हो। प्रियंका गांधी पूरी तरह से जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही थी, इसमें कहीं दो राय नहीं। और अपेक्षा और आशा के विपरीत ये परिणाम आए, इसका कारण तो जनता मालिक होती है। जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया, ये इससे हम निराश तो हैं लेकिन हताश नहीं। पहली बार संगठन का पूरा हर जिले में संगठन चुनाव लड़ा, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप पूरे प्रदेश में जहाँ किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र ने जीप चढ़ाई हो, जहाँ छात्रों को जो रोजगार की मांग कर रहे थे उनको लाठियों से पीटा गया हो, जहाँ पर हाथरस जैसे महिला, दलित महिला को जिंदा जला दिया गया हो पेट्रोल डाल के, जहाँ पर चुनाव के दौरान दिन दहाड़े धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए 2 भारतीय जनता पार्टी के लड़के 4 बार के सांसद पर दिन दहाड़े गोली चलाते हों,
उसके बाद भी अगर हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, तो ये चुनाव का जो ट्रेंड था कि कैसे धार्मिक उन्माद और कैसे जातिवाद पर, और आप सब लोग पत्रकार बंधु या मीडिया के लोग भी इस बात को फैलाने में, इस बात को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि चुनाव यहाँ पर धार्मिक और जातिवाद का है। चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। लेकिन और जनता जो मदन जी जो लखीमपुर की जो आप बात कर रहे, लखीमपुर घटना जो हुई तिकुनिया कांड, उसका मुद्दा तो मीडिया ने जोर शोर से उठाया, और जो 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें लखीमपुर भी शामिल है, सभी सीटें बीजेपी जीती है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लखीमपुर खीरी के मामले को हमारे मीडिया ने उठाया, लेकिन मीडिया के सामने गृह मंत्री कहता है कि अगर हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, वहां था नहीं, अगर वो दोषी सिद्ध होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप लिख लीजिए। उसके बाद भी मीडिया ने कोई चैनल में किसी प्रकार उसका नहीं चलाया कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। जब इन्होंने ये बात कही थी, न सरकार ने कोई ध्यान दिया और न उन्होंने एक अपराधी जिसका कोई पिता उसमें 120B में शामिल है, जिसके खिलाफ FIR है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई। आज जनादेश मिला है, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर प्रदेश में इसी प्रकार के जनादेश मिलते हैं, जहां छात्रों पर लाठियां चलाई जाती रही हो, जहां महिलाओं के अधिकार को कुचला जाता रहा हो, जहां किसानों के अधिकार के साथ एक मंत्री पुत्र उनको जीप से कुचलने का प्रयास करता हो, नहीं जहां पर जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नो डाउट प्रियंका गांधी ने जोर शोर से मुद्दों को उठाया है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो लखीमपुर हो। हालांकि जो वोटों में वो जो आधी आबादी की बात की गई, तमाम घोषणाएं की गई मैनिफेस्टो में, वो वोटों में तब्दील हो पाया है। अब आगे की राह कितनी कठिन होने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए आलोक जी आप ही के पास आएंगे। बीजेपी ने 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया है, विपक्ष के लिए एक बड़ा प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। जो संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, वो जितना मजबूत बीजेपी का नजर आया शुरू से अब इलेक्शन के आखिरी तक, समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई। अंतिम बात कह लूं, क्षेत्रीय संगठन मजबूत नहीं था। इन्होंने जो चुनाव आयोग का नियम है, चुनाव में रिश्वत का नहीं चलेगी, पैसा नहीं दिया जाएगा, इन्होंने चुनाव के 1 महीने पूर्व आपने श्रम कार्ड बनवाए, सबके खाते में पैसे डलवाए, आपने मुफ्त अनाज जो पहले था और दूसरे प्रांतों में नहीं तो उत्तर प्रदेश में देने का प्रयास किया, आपने किसानों के खाते में पैसे डलवाए। ठीक है मदन जी, सरकार के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से गांव-गांव, ठीक है मदन जी, उस पर बाद में बात करेंगे। आलोक जी हमारे साथ बने, उन्हीं के पास हम आएंगे। आलोक जी, सवाल यही है कि जो 23 जिलों में बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया है, समाजवादी पार्टी के लिए कई सारे सवाल खड़े हो गए। वहां पर अब जमीन कैसे बनाएंगे, जो लोकल संगठन है उसको मजबूत कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ और या जो विपक्ष के साथ तो मुख्यतः जो दिक्कत है जी, वो ये है कि एक बड़ी लकीर और छोटी लकीर का मामला है। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि बड़ी लकीर को धीरे धीरे मिटाए, तो उनकी लकीर जो छोटी है वो अपने आप बड़ी नहीं लगे। दूसरे शब्दों, अगर आप भाजपा के टर्फ पर, भाजपा के बिसात पर अगर आप चलेंगे, आप खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा उपलब्धि नहीं हासिल कर पाएंगे। भाजपा की, अब सवाल है कि भाजपा की बिसात में है क्या? भाजपा की बिसात में सबसे प्रमुख है इनका जो कोर, जो एक आइडिया है, वो है हिंदुत्व। नंबर 2, अब अगर हिंदुत्व है तो हिंदुत्व के लिए ध्रुवीकरण तो होना है। अब वो क्या, अच्छा, ध्रुवीकरण करने से ये फायदा हो जाता है कि जो बसपा के जो वोट बैंक हैं, जो एक जाटा, गैर जाटा, उसको अपने पाले में कर लेते हैं। ओबीसी वाले जो हैं, जो गैर यादव के हैं, उसको वो अपने पाले में कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक वो बड़ा उद्देश्य दे देते हैं, हिंदुत्व। इसमें वो दोनों को पाले में खींच लेते हैं। अखिलेश यहाँ पर चूक गए। अगर अखिलेश की अगर वो वर्किंग अगर देखी जाए, अगर मैं जैसे कुछ अगर चुनाव की अगर डाटा भी देखे जाए, तो 2017 में अखिलेश की जीत का अंतर था, औसत एक एवरेज जो निकाला गया पूरा माइनस करके प्लस करके, तो वो था 14,963 वोट थे। लेकिन 2022 में आपने कितना बढ़ाया? केवल 2,000 17,426 वोटों के अंतर से ये जीते हैं। अब अगर भाजपा की बात करें, अब भाजपा का अगर वोटों का है तो 2017 में ये 32,918 था, और 2022 में इसमें भी गिरावट आई है, 1,000 की गिरावट आई। 1,000 की गिरावट का मतलब है कि आपने जो भी मुद्दे उठाए, आप उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाए। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई है।
अपनी बात ना पहुंचा पाना। और दूसरी बात कि भाजपा ने पहुंचाया, भाई कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए उससे जो बन पड़ेगा वो करेगा। अगर सत्ता में है तो उसके पास में वो वेलफेयरिज्म का रास्ता है, वो वेलफेयर स्कीम के तहत लोगों को देगा, तो उसने दिया। देखो अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये अभी हो रहा है, दक्षिण में ये एमजी रामचंद्रन जब बने थे, जब मुख्यमंत्री बने थे वो, अच्छा दक्षिण में थोड़ा सा एक फर्क ये है कि दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन यानी जो पिछड़ों का जो एक आंदोलन था वो 1972 से ही वहां पर आसमान पे छुआ हुआ था, बुलंदियों पे था। वहां पर सारे पिछड़े के नेता 1970-80 से आ रहे थे। हमारे यहाँ बहुत बाद में ये शुरू हुआ था, वो मायावती के साथ में के प्रादुर्भाव के साथ ही ये चीज शुरू हुई थी, लेकिन वहां पहले से थी। अब इसमें फर्क क्या, भाई वो भी तो देते हैं। एमजीआर ने भी सबसे पहले वहां पर वेलफेयर किया था, 2 रुपए 1 रुपए किलो चावल देते थे, बहुत सारी चीजें खाने पीने को देते थे। उसके बाद अम्मा आई, जयललिता आई, उन्होंने भी दिया। अब जो स्टालिन आए वो भी देते हैं। बगल में आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में जो नंदमूरी तारक थे, रामाराव थे, एनटीआर जो लोकप्रिय नाम है उनका, एनटीआर ने भी यही किया था, 1 रुपए। आज भी आप उड़ीसा चले आइए, उड़ीसा में भी आज भी 1 और 2 रुपए किलो आपको चावल मिल रहा है। तो सवाल ये है कि जो सत्ता होती है वो तो करती है, तो आप इसको लेके नहीं, आपका अपना उद्देश्य क्या था? आप क्या, आपके पास में ये हिम्मत थी कहने की कि आप 1 और 2 रुपए किलो चावल क्यों दे रहे हैं? क्या अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दें तो क्या आप में ये हिम्मत है कि आप कहें कि उज्ज्वला के तहत आप क्यों दे रहे हैं? क्या आप में ये हिम्मत थी कि आप उनको कह सकते हैं कि कोरोना काल में अगर इन्होंने ये मार्च तक ये व्यवस्था कराई थी, ये क्यों नहीं कह सकते ना? तो यानी ये उनकी एक बिसात थी। आपको क्या करना था? आपको अपनी लकीर बड़ी करनी थी। अब जैसे आपने किसी भी पॉलिसी वाले पे आपने कोई भी फैसला नहीं किया, अगर कोई तो पॉलिसी दिखाते कि अगर हम आएंगे तो आपने उन्हीं के पैटर्न पे चल रहे हैं ना। भाई वो 5 किलो दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मार्च में खत्म होगा, आपने कह दिया चलो हम इसको कुछ साल और बढ़ा देते हैं, 4-5 साल बढ़ा देते हैं। लेकिन आप इसको करेंगे कैसे? क्या आपने टारगेट दिया? नहीं दिया। दूसरी बात, आप अपने कैडर में क्या उतना जोश भर पाए? नहीं भर पाए। शुरुआत में देखिए भीड़ आती है, भीड़ हमेशा आती है। भीड़ को आप भीड़ और वोट का पैमाना नहीं होती कि जितनी भीड़ आई उतने ही आपको वोट मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, ऐसा नहीं था। क्योंकि भीड़ जो आ रही थी तो ज्यादातर उनके एक वर्ग विशेष के लिए जो पार्टी जानी जाती है वो उसके लोग थे। कह सकते हैं जो भीड़ थी वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और अपनी बात को डिलीवर भी ठीक से अखिलेश यादव नहीं कर पाए हैं। नहीं, इसमें एक दूसरी चीज भी है, इनके ऊपर जो ठप्पा लगा मुस्लिम परस्त होने का, ये उससे नहीं छुड़ा पाए। इनके पास में ठप्पा क्या लगा? वो है ही कि यादवों की पार्टी का जो प्रचार, हालांकि आखिर में अयोध्या गए भी थे आलोक जी। नहीं, बीजेपी का जो एक जो नैरेटिव था, बीजेपी ने कहा कि यादवों की गुंडई का एक उन्होंने जो नैरेटिव उठाया, वो नैरेटिव को ये काट ढूंढ ही नहीं पाए, ये कह ही नहीं पाए कि हम इसको नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था में इन्होंने हाथरस से लेकर कुछ उदाहरण जरूर दिए, लेकिन अपना एक रोड मैप नहीं दिया। अगर आप रोड मैप नहीं देंगे यानी उनकी बिसात पर खेलेंगे तो जीत तो हासिल होनी नहीं थी और इसीलिए नहीं हुई। जी बिल्कुल। हमारे साथ दिवाकर जी बने हुए हैं। दिवाकर जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश करी शुरू से आखिर तक, उसको जैसे लगता था ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, तुरंत बदल देती थी उस बात को, सुरक्षा पे आ जाते थे। पहले पोलराइज करने की कोशिश की, उसके बाद सुरक्षा पर आ गए, तमाम बातें कही गई। अखिलेश यादव के लिए अब कितनी बड़ी मुश्किल है? और जैसा कि कहा, जो लोकल संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, वहां पर पैठ कमजोर हुई है। पूरे पार्सल कहा जा रहा जो कार्यकारिणी है उसका ही गठन नहीं किया। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक्चुअली बागपत जनपद में हूँ और ये पूरी तरह से जाटलैंड है। अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें, और जो वेस्ट यूपी में प्रथम चरण में 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की है और राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी जो एक जमीन खिसकती जा रही थी, उस जमीन को सींचने का काम किया है। उन्हें संजीवनी मिली है। 33 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़े और मात्र 8 सीटों पर उन्हें जो है सफलता हासिल की। लेकिन
उसमें भी दो जो उनके कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। केवल सिंबल जो है उनका जो है वे लोक दल का था, जिसमें से कि आपका सिवाल खास और इसके अलावा मीरापुर सीट, तो मात्र 6 ही विधायक अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय लोक दल का माना जा सकता है। 2 विधायक को समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश कहेंगे कि ये तो मेरा ही है, और क्योंकि वे परंपरागत जो सीट है वे उनका समाजवादी पार्टी का रहा है। दूसरी बात जो आलोक सर ने कहा कि संगठन के मामले में राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें, हम बागपत की बात करें तो हमारे यहाँ 3 सीटें हैं। 3 सीटों में करौली जो कि अपने आप में एक हॉट सीट कहलाता है, वीवीआईपी सीट कहलाता है, वहां का एक अपना इतिहास रहा है कि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल यानी कि चौधरी चरण सिंह जी की वजह से वे आज तक राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट है। इस बार भी केवल चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद वहां के जो वोटर हैं, जो जाट लैंड के लोग हैं, उनका भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव था, जिस वजह से राष्ट्रीय लोकदल ने छपरौली की सीट जीतने में कामयाब रही। जबकि बागपत और बरोद सीट जो है एक बार फिर से जो 2017 का मामला सीट था वही चीज यहाँ पर भाजपा ने लिया है। संगठन के दृष्टि से तो वाकई में राष्ट्रीय लोकदल काफी कमजोर है। हमारे यहाँ जो बूथ कमेटी है वे तक भी ये लोग तैयार नहीं कर पाए। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का, तो देखिए संगठन के स्तर पर तो आज बिल्कुल, के टाइम में और एक वक्त था कांग्रेस पार्टी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत संगठन आरएलडी का ही माना जाता था। उस दिशा में भी काम करना होगा जयंत चौधरी को। इस पर भी बात, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, तो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत की, जहां उसने 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया है, जहां विपक्ष शून्य पर सिमट गया। लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसने भी 5 ऐसे जिले हैं जहां उसने भी क्लीन स्वीप किया है। अब वहां पर अपने आप को कैसे मजबूत कर पाना बीजेपी के लिए चुनौती है, वही समाजवादी पार्टी के लिए
कैसे वहां पर अपने आप को आने वाले समय मजबूत कर पाएंगे, इसी पर बात कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कंचन जी के पास आएंगे, बीजेपी से हैं। कंचन जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और गाजीपुर की बात करें, वहां से मनोज सिन्हा आते हैं, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं, बड़ा नाम है। तो गाजीपुर में शून्य पर सिमट जाना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सवाल है। और सवाल एक और है, शामली की अगर बात कर लें, क्योंकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो अमित शाह जिन्हें प्रभारी बनाया गया था, तो शुरुआत कैराना से करी थी, वहां पर भी एक भी सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। देखिए, थोड़ा सा आवाज आ रही है, ऐसे कम करने की प्रयास करें। साहब, होता ये है ना कि आप जो सोचो वो जरूरी नहीं है कि हो जाए। हम इतने अथक प्रयासों के जनता को तोहफा दिया है जो अपनी बारी बताने वाली थी, उसके बारे में बता दीजिए। 8.1% का ईपीएफओ में जो आपने तोहफा दिया है वो जरा सा बता दीजिए। हाँ, अरे रोहित जी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। बता दीजिए मुझे। आपकी जो पोकर में मैं बिल्कुल आपको रोहित जी प्लीज ऐसे मत करिए, रोहित जी ऐसा मत करिए। जब उनसे सवाल किया गया है, जो सवाल किया गया है उसी पर चर्चा कीजिए, चर्चा को इधर उधर मत ले जाइए। ईपीएफ पर हम कल चर्चा कर लेंगे। ईपीएफ पर हम खबर चला चुके हैं, उस पर बात भी कर चुके हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। जो मुद्दा है वो बना रहने दी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर ही बने रहिए प्लीज। रोहित जी, जनता ने इनको जिता दिया है, तो दम दिखा रही है यहाँ पे आके। मैं बहुत सहज बोल मुट्ठी रही भर हूँ। किसान बताने वाली मैडम, इनको ईपीएफओ पता है। ये तो इसको क्या कहते हैं मालूम है आपको? नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, जो आपका ज्ञान है ना वो आपके सामने रख रहा हूँ कि मुट्ठी भर। रोहित जी, किसी के ज्ञान पर सवाल मत उठाइए प्लीज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। किसी के ज्ञान पर सवाल उठाने वाले आप नहीं हैं। कर दिया, ये तोहफा किया आपने जीत राज्य जनता को, इसके बारे में आप नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि आपकी क्या नहीं, आपके ज्ञान वर्धन में जनता सामने रख रहा हूँ। मुट्ठी भर जो किसानों का आपका ज्ञान था, वो ज्ञान आपका एक्सपोज हो गया है। दर्शक देख रहे हैं कि ये मुट्ठी भर किसानों का ज्ञान आपका कहाँ से आता है। सर, आप दोनों से एक निवेदन है, नहीं आप दोनों से निवेदन है कि ये चीज आपकी खत्म नहीं होगी। हम लोग ये पैनलिस्ट को सबको एक नंबर दे देते हैं, आप अपना रिकॉर्ड करके अपना ये सारी चीजें भेज दीजिए। बिल्कुल, हम लोग बाद में सुनते रहेंगे। बिल्कुल रोहित जी प्लीज यहाँ पे देखिए, मैं तो ये कर ही नहीं रही। नहीं, ये जनता का मुद्दा है। ईपीएफओ के अंदर रोहित जी, ईपीएफओ जनता का मुद्दा है, उस पर हम खबर चला चुके हैं। इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 23 जिलों में जो क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, जहां समाजवादी पार्टी ने, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा को खराब मत कीजिए प्लीज। रोहित जी, आपको रोकना चाहेंगे? कंचन जी जवाब दीजिए। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जी, ये है ईपीएफओ। यहाँ बैठे, यहाँ जितने लोग बैठे सबको पता है। को आपने घटा दिया है आज, जिससे कि जनता के जो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको बड़ा झटका लगाया है। अगर जनता के लिए रख लिया होता और कुछ किया होता सरकार में तो आज। अरे मैडम, पहले अपने ज्ञान को तो चेक कर लो। मुट्ठी भर किसान बताना आसान है, किसानों के ऊपर अत्याचार करना आसान है, किसानों के ऊपर गाली चलाना आसान है। जीत जाने से दम दिखाने के लिए यहाँ पे मत आया करो। नहीं, जीत का हम हमें मत दिखाइए। विपक्ष मजबूत हो चुका है पूरी तरीके से, और विपक्ष आपको इसी तरीके से आपसे सवाल पूछता रहेगा। आपसे पूछेगा ईपीएफओ के अंदर आपने इंटरेस्ट रेट क्यों कम किया। देखिए, जनता का मुद्दा है और आपको जवाब देना पड़ेगा, और आप इसी तरीके से एक्सपोज होंगी कि आपको पता ही नहीं है ईपीएफओ क्या है, और आप यहाँ पे बता रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। इसीलिए जनता आपको नकारने का काम करती है। जनता ने विपक्ष को मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, चुनाव मैनेजमेंट में हमसे बेहतर है, चुनाव मैनेजमेंट में बेहतर होने के कारण आप जीत गई है, पर सच्चाई आपकी ये है कि आप ईपीएफओ का फुल फॉर्म तक नहीं जानती हैं। नहीं, अहंकार नहीं, आपको आप एक्सपोज हो चुकी है जनता के सामने। आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। स्वाधीनता आपको मत दिखाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और जनता के मुद्दों पे बात करिए। अपना ज्ञान बढ़ाइए मैडम, अपना ज्ञान आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो महाराज ज्ञान दे रहे थे ना कि अपना रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। ये जनता का मुद्दा है। यूपीएफओ के ऊपर 8.5% से 1.1% किया है। जनता खड़ा महसूस कर रही है। आपकी सरकार बनते ही एक दिन नहीं हुआ है और आपने जनता को ठगने का काम किया है। पत्रकार हो, नहीं सुना लीजिए आप
विपक्ष में सुना लीजिए भैया, हम जान रहे हैं कि बहुत बुरी हार खाई दोनों लोग जीत समझ सकते हैं आपके दोनों दर्द लोग को। जीत गए। नहीं, यहाँ जीत हार नहीं हो रही है, यहाँ जीत हार का कोई मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा है, जनता के मुद्दे पे बात होगी, जनता के ठीक है। मुद्दे पे बात होगी पूरी तरीके से। ठीक है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष एक्सपोज करता रहेगा। हाँ, ठीक है, हो गया रोहित जी। अब मेरे ख्याल से आप दोनों लोग जीत गए। अब हम लोग बहस को आगे बढ़ाते नहीं, जनता को जीतना ठीक पड़ेगा। है। जब जनता जीतेगी तब जो हम जनता का मुद्दा है वो हमारा कोई लगातार मुद्दा उठाते नहीं है, रहते हमको हैं। जीतना है और जो जनता का मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं, आप दोनों को ही रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान बने हुए पैनल में, हम चर्चा को खराब नहीं करेंगे। हम सीधे आलोक जी के पास आएंगे। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जाना जाता है, अगर कहीं भी कमजोरी होती है, पार्टी में जो कमियां होती हैं, वो तुरंत उसको ठीक करने में लग जाते हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चुनाव के बाद हो। जिन जिलों में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, अगर गाजीपुर की बात करें, शामली की बात करें, उस दिशा में बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं। उसको उस दिशा में क्या होगा? अगर हम गाजीपुर की बात करें, मनोज सिन्हा वहां से आते, बड़ा नाम है, वहां पे एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। अगर हम कौशाम्बी की बात करें, डिप्टी सीएम सिराथू से लड़ रहे थे, खुद सीट हार गए। आलोक जी, देखिए, इसमें एक ऐसा है कि कुछ इसको बहुत ही छोटे जिला स्तर पर इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप बेसिकली समझे, पूरे राज्य स्तर पे ही समझिए, क्योंकि कई बार जिला स्तर पर भी कुछ समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं आता। अब जैसे में हम लोग 2022 की अगर इन चुनावों की बात करें, तो इन चुनावों में सपा और भाजपा करीब 305 सीटों पर आमने सामने टकराई है। 305 सीटें बहुत बड़ी चीज होती है। 2017 में ये फिगर कितना था? 191, 191। तो यानी सपा ने ग्रोथ तो करी है, लेकिन सपा को कुल जमा हासिल किया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपा जब 2017 में जब 191 सीटों पर भाजपा और सपा की जब सीधी भिड़ंत हुई थी, तो उसमें से 156 भाजपा ने जीती और 35 सपा ने जीती थी। सपा ने अपनी टैली थोड़ी इंप्रूव करी, इस बार 305 सीटों पर हुआ तो सपा जीत गई। पिछली बार जीती थी 35, तो इस बार जीती है 99 सीटों पर उसने भाजपा को सीधे हराया। इसको आप हराने से मत समझिए, इसका मैं आपको मार्जिन बता रहा हूँ। इसमें जो मार्जिन है 17,820 और 99 सीट सपा ने जीती। अब भाजपा ने कितनी जीती? 206। मैं 305 सीटों की बात कर रहा था। 206 भाजपा के पास में थी और 99 सपा के पास में थी, दोनों को मिलाकर हो जाता है 305। अब सवाल है कि इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये देखिए कि सपा ने कितनी संख्या में चुनौती बढ़ा पाई। बढ़ाने के बाद भी क्या वो वोट बढ़ा पाई? वोट उसका एक औसत 15,000 17,000 के बीच में एक औसत मार्जिन डाला। भाजपा का क्या मार्जिन है? भाजपा का मार्जिन जो पहले 2017 में जो 32,000 था, वो घट करके 31,000 है। यानी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर हम इसको स्पेसिफिक अगर वो ले जाना चाहेंगे, अगर आप इसको नीचे उतारकर आप मंडल स्तर पर ले आइए या जिला स्तर पर ले आइए, जैसे आपकी मर्जी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क ये पड़ता है कि क्या आपने अपने वोटों को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 का मार्जिन करने के लिए आपने, या 25,000 का मार्जिन करने के लिए क्या प्रयास किया? 2017 की इबारत दीवार पर लिखी हुई थी कि बीजेपी ने 32,000 सीटों का एक औसत मार्जिन रखा था। क्या आपने 32,000 के मार्जिन के लिए आपने क्या किया? सवाल है, कुछ नहीं किया। उसमें आपको दरअसल होना ये चाहिए था कि शरद जी, आजकल ऐसा है कि भाजपा अपनी पार्टी चला रही है बिल्कुल अपने सीईओ के स्टाइल में। सीईओ के स्टाइल का मतलब होता है कि आप या तो परफॉर्म करेंगे या बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब आपके स्टेक्स बहुत ज्यादा है। तो जब भी स्टेक्स होते हैं या कोई भी कंपनी का अगर सीईओ होता है, तो उसको दो चीजों पर ध्यान रखना होता है। उसको एक स्वॉट एनालिसिस करना होता है, SWOT। जी, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी वीकनेस कितनी है। ये तो एक आपका इंटरनल मामला हो गया जो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर करती है। वो बाहरी चीजें क्या है। अब स्वॉट का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है O अपॉर्चुनिटी और T से होती है थ्रेट। आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या थी और थ्रेट क्या थी? आपने इन दोनों से क्या किया? थ्रेट, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको मालूम थी, आपने उस हिसाब से अपने कील कांटे दुरुस्त किए। कहीं राजभर को ले आए, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आए, कहीं सैनी को ले आए, कहीं आपने मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। ये तो एक आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपने करता था। लेकिन अब सवाल ये कि आपने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में क्या किया? थ्रेट ये थी कि आपको वो हिंदुत्व का मुद्दा था, उससे आप कैसे टकराएंगे? आप कुछ नहीं टकराएंगे। वो डोल मतलब
वेलफेयर वाली सारी चीजों को बांटते चले जा रहे हैं। उसके लिए आपने क्या किया, आपने 4 स्कीम और गिना दी। तो ये तो कोई जीत ही नहीं, जो पहले से चल रहा है उसमें आपने अगर 2 एड ऑन करेंगे तो लोग आपको क्यों चुनेंगे। सवाल है कि आज सपा को खुद अपने से सोचना चाहिए कि आपको क्यों चुनेंगे। अच्छा, सुरक्षा का मामला भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उठाएगी, लेकिन क्या उसी सुरक्षा के मामले में क्या ये चीन का मुद्दा ये अखिलेश या कांग्रेस या कोई भी उठा पाया? क्या उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है? अगर ये चीजें सच है तो भैया 11 बार आपकी शीर्ष स्तर पर सैन्य कमांडरों की बैठक आप क्यों कर रहे हैं? तो आपको तय करना पड़ेगा ना, क्या आप ये बता पाए? नहीं बता पाए। अब सवाल है कि पेट्रोल में डीजल में आपके ये 22 रुपए का अपने पिछले 3 सालों के अंदर अपने जब कोरोना या उससे पहले वाले काल में जब तेल के दाम जब काफी नीचे गिर गए थे, $65 के मतलब $50 के करीब आ गए थे, उस वक्त भी तेल के दाम हिंदुस्तान में कम नहीं हुए थे। आपने क्या वो 22 रुपए का मुद्दा उठाया कि ये कम क्यों नहीं करते? भाई इन्होंने तो 5 रुपए उसमें कम कर दिए थे। सवाल ये है कि आप मुद्दा एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। कहना चाहिए था कि अगर आपकी जेब से एक बाई जेब से निकाला उन्होंने जो 22 रुपए का जो एक्साइज लगा करके बाई जेब से निकाला, दाहिनी जेब से वो उज्ज्वला से और उसमें दे दिया, क्या आप मुद्दा बना पाए? नहीं बना पाए। लेकिन आलोक जी, जैसा जो फ्री बिजली का जो दावा कर रहे थे अखिलेश यादव, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में ही कामयाब हुआ था फॉर्मूला। हालांकि ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में कहा, वहां भी फायदा मिला। तो चुनाव से पहले तो लग रहा था शायद इसका फायदा मिलेगा, तो ये मानने उसका फायदा भी नहीं मिला। नहीं, आपकी बात सही है कि ये जो कुछ समय के लिए जो घोषणाएं होती है ना, आप परसेप्शन नहीं बना पाते। राजनीति परसेप्शन देरी कर दी इन्होंने। जो विजय होती है ना वो परसेप्शन के आधार पर होती है। आप अपने केवल चुनाव से 4 महीने पहले आप शुरू हुए, आपने नवंबर से आपने अपना कैंपेन उठाया, तो ये संभव ही नहीं था। क्योंकि देखिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, दुनिया में वो कंपनी बनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका जिस पर रोक लगाई गई है। एक ये भी कहा जाता है कि रूस ने, पुतिन ने ट्रंप वाले इलेक्शन में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया था। कैसे प्रभावित किया था? कैम्ब्रिज एनालिटिका ये सॉफ्टवेयर से ही काम करती थी। भाजपा के पास में तो आपके पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक थे, तो एक न्यूट्रल थे। अगर आप बहुत अगर ध्यान से देखा जाए तो भाजपा ने एक न्यूट्रल लोगों की भी एक जमात खड़ी करी है जो एक टॉकिंग पॉइंट बनाता है। टॉकिंग पॉइंट यानी अपनी बातचीत से लोगों को समझाता है, वो खुद अपने तर्क गढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भी एक जगह में गया हुआ था, वहां पे सीतापुर में मेरी बात हुई। वहां पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो जानवर बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने कहा भैया तो इसके लिए क्या कर रहे हो? तो बोले हमने बाढ़ लगा दी। तो बोले अब तो जानवर इतने हो गए तो बाढ़ को भी तोड़ के निकल आते हैं। फिर हमको अभी तक वो 3 लाइन लगाते थे, कह रहे थे अब मेरे को 4थी लाइन भी लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा बुरा हुआ, अब कैसे होगा? तो मैंने कहा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बोले योगी क्या करेंगे इसके लिए। तो ये जो एक जमात जो पैदा करी ना, ये एक जो टॉकिंग पॉइंट है, जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, टू वे कम्युनिकेशन है, इससे इन्होंने अपनी चीज साबित कर दी। एक तो इनका अपना कोर वोटर था, उसके अलावा इन्होंने दूसरे वोटर्स को भी एड्रेस कर दिया जो इनके लिए तर्क गढ़ने लगा। यानी कैम्ब्रिज एनालिटिका को इन्होंने व्यवहारिक तौर पर धरातल पर उतार दिया, अपनी इलेक्शन मशीनरी या अपने कैडर बेस जो जनाधार था उसके आधार पर। तो ये एक जीत की जब सबसे बड़ी वजह है, जब एक तो आपके प्रवक्ता खड़े होंगे और दूसरा आपका एक जो गैर प्रवक्ता है वो आपके लिए तर्क गढ़ना चालू करेगा कि भाई कोरोना में मर गए, भाई कोरोना में अमेरिका में मर गए, इसमें आपकी क्या इसमें वाहवाही है? क्या इसलिए आपकी बद इंतजामी को माफ कर दिया जाए कि अमेरिका में मर गए थे? ये कौन सा तर्क हुआ? इसको तर्क नहीं कहते। जिस दिन ये समझ में आएगा कि ये कुतर्क है, उसी दिन विपक्ष जिंदा रहेगा। बिल्कुल, और विपक्ष को सीखने की जरूरत है, और सीखने के साथ साथ उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी जरूरत है विपक्ष को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर जी बने हुए हैं। दिवाकर जी, जैसे समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे थे, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, विपक्ष के रूप में एक वक्त पर फुल मैंडेट से सरकार बनाई थी बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में, उसके बाद 2012 में उसका वोटिंग परसेंटेज घट गया, अब 2017 में घटा और 22 में आते आते वो 12% बचा है। तो ये माने विपक्ष जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नजर आएगा, या फिर वापसी हो सकती है बीएसपी और कांग्रेस की? दिवाकर जी, आपका फोन जो है वो म्यूट है, हम चाहेंगे अनम्यूट कर लें। हेलो, आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल अब विपक्ष के रूप में केवल समाजवादी पार्टी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी जिस सत्ता में अकेले दम पर आई,
ठीक है, उसके बाद से वे उनका जो ग्राफ है नीचे नीचे गिरता चला गया और आज स्थिति ये है कि वे केवल एक सीट पे रह गए। वजह क्या है कि संगठन केवल वोट बैंक की, आपने केवल एक दलित समाज को अपना वोट बैंक माना। 2007 में जब उन्होंने चुनाव में आए थे तो उन्होंने भाईचारा सभी समाज को एक साथ में लेकर चले थे। फिर बीच में उन समाजों को उन्होंने जो है निगलेक्ट करने का काम किया। अब कांग्रेस की बात करते हैं या राष्ट्रीय लोक दल की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी चीज है संगठन। आप बिना संगठन के कहीं भी जो है चुनाव में जीत नहीं आपको सकते। कितनी जानकारी है राष्ट्रीय लोकदल के संगठन की? हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम जरा सा बताएंगे। देखिए राष्ट्रीय लोकदल की आप रोहित जी बात कर रहे हैं तो जो राष्ट्रीय लोकदल का राजनीतिक कर्म भूमि है वहीं मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो ये कोई बात नहीं, हमारे प्रदेश अरे अध्यक्ष रोहित जी वो प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जमीन पर काफी वर्षों तक जमीन पर काम किया उन्होंने। राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है और वही से उसी संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व को पर्चा बंटवाने पे मजबूर किया था घर घर में इसी चुनाव में। संसदीय क्षेत्र में चुनाव हराया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दो महाराज। जानता हूँ प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दो महाराज। सीधे रूबरू भैया मैं तो मानता हूँ आप वरिष्ठ पत्रकार हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ही नाम बता दो। राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हो, आपने राष्ट्रीय लोकदल में होने के बावजूद इस 2022 के चुनाव में आप बताइए बागपत के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कहीं आपने हम 0 से 8 पे पहुंच गए और कांग्रेस और बसपा से बड़ी पार्टी है। हम 5 मिनट की सभा की आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है हम। कांग्रेस और बसपा से बड़ी पार्टी है हम और 0 से 8 पे पहुंच गए हम। और उसके अलावा हमारा गठबंधन जो था वो 3 गुना हो गया। हमारे गठबंधन की पार्टी, हमारे गठबंधन में जो पार्टी है अपने नहीं आपकी जानकारी के बता दूं, हमारा गठबंधन 3 गुना हो गया और आज हम करीब 125 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष के साथ बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप चौथे नंबर पे पार्टी हो। अरे वोट बैंक के लिहाज से बता रहा हूँ। अरे रोहित जी जयंत चौधरी तो दावे कर रहे थे 33 में से 30 सीटें जीतेंगे। जयंत चौधरी तो दावे कर रहे थे 33 में 33 सीटें जीतेंगे। हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए हम लोग पत्रकार हैं, हम आपसे पॉलिटिकल। अरे जब हमारे संगठन में उठा रहे हो तो कम से कम हमारे प्रदेश अध्यक्ष का तो नाम बताओ। हमने आपको भाई अरे ठीक बात है, कम से कम हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आप नाम बताते तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे संगठन के बारे में आपको कितनी जानकारी है। असल सच्चाई है कि आपको मेरे संगठन के बारे में कुछ नहीं पता है, खाली आप यहाँ पे अपना ज्ञान बजाना चाहते हो। अरे जो आपकी पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर सवाल उठाते तो कुछ नहीं जाता, ये क्या जवाब है रोहित भाई? रोहित जी ये कोई जवाब नहीं है, किसी वरिष्ठ पत्रकार से आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी वरिष्ठ पत्रकार से इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं आप? वो अगर अध्यक्ष का नाम नहीं जानते, अगर संगठन की बात कर रहे हैं, ये तो आप भी मानते हैं ना आरएलडी कमजोर हुई है। एक जमाने में आरएलडी का एक बड़ा संगठन होता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज वो बात नहीं है। पिछले चुनाव में तो चौधरी साहब खुद अपनी सीट हार गए। पिछले चुनाव में चौधरी साहब खुद अपनी सीट हार गए। अरे बहुत सम्मान के साथ आपसे पूछ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दो। हमारे से पहले हमारे संगठन में जाने से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दो। अब आप छोड़ के आपसे पूछ रहे हैं। अरे रोहित जी एक मिनट बात सुनेंगे? आप लोग जरा एक मिनट बात सुनेंगे तो मैं आपके मेरे पहले सवाल से मैं शुरू होता हूँ। आपने पूछा था ईपीएफओ का, भाजपा वाले से पूछा था। भाजपा वाले कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि ये वित्त मंत्रालय को भी कई बार पता नहीं होता ये कहाँ से निर्देश निकलता है। तो पहली बात 8.1 किया गया, क्यों किया गया? आपको मालूम है कि क्या स्थिति है, फॉरेन रिजर्व का क्या किटी है, इस समय क्या कंडीशन है, क्या भारत उसको देने की स्थिति में है? क्या आपको मालूम है कि ये पेंशन की जो पोजीशन है? पूरे सम्मान से आपसे पूछ रहा हूं, आज मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कितने हैं? आपकी बात समझ गया, आपकी बात आप बताइए, अगर जनता का एक आप पुरानी पेंशन खत्म कर चुके हो, आप पुरानी पेंशन खत्म करने वाले अगर ईपीएफ के ऊपर भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप घटा दोगे। एक सवाल पूछा आपने, जो एक सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जनता को कुचल तो नहीं दोगे ना? आप जनता को कुचल तो चले जाओगे, सारा बोझ जनता। अरे यहाँ कौन से जनता को कुचल दिया जा रहा है? 1% अगर ईपीएफओ कम हो गया उसमें जनता को कुचला कहाँ से जा रहा है? इस वक्त जो जंग चल रही है, तमाम सारे ऐसे देश है जहाँ महंगाई
कहां पहुंच गई है? पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल के दाम कहां से कहां पहुंच गया, आपको जानकारी है? मैं रोहित जी का सही जवाब दे रहा हूँ। और 1% अगर वो ईपीएफ को रेट कम हो जा रहे हैं तो आप करें जनता को कुचल दे रहे हैं। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि 2014 में भी क्रूड ऑयल का प्राइस। आलोक जी को सुन लीजिए, अब आलोक जी को सुन लीजिए। अरे ठीक है भाई, रोहित भाई, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आज क्रूड ऑयल आप सुनना नहीं चाहते। बात करिए 8.1% की आप बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जो 8.1% हो रहा है ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। ऑर्गेनाइज सेक्टर देश में कितना बड़ा है क्या आपको जानकारी में है? 80% भारत में लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें लेकिन उनको लग रहा है पूरा हिंदुस्तान जो है वो 1% से कुचला जा रहा है। उनको लग रहा है पूरा हिंदुस्तान 1% से कुचला जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है जनता को, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी बुराई करेंगे। और जब बुराई नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे हम जब आएंगे सत्ता में 5 साल राशन देंगे। आप कहते जनता जब हम सत्ता में आएंगे 5 साल राशन देंगे। आप तो 2 मिनट चुप हो जाओ अंकल महाराज। लेकिन आप इस तरह सवाल उठा सकते हैं ना, बार बार ईपीएफओ की बात कर रहे हैं। अगर कोई कह रहा है राष्ट्रीय लोकदल का संगठन कमजोर हुआ है, ये मानना पड़ेगा ना। पहले आपने पेंशन खत्म कर दी, अब आप ईपीएफओ के ऊपर ब्याज कम कर देंगे। अरे तो 2012 में सत्ता में अखिलेश यादव आए थे ना, चालू कर देते। 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आए थे, चालू कर देते। के दायरे में नहीं आते। अरे केंद्र सरकार का बुलाया ईपीएफओ, पुरानी पेंशन की बात कर रहा हूँ, पुरानी पेंशन की जो बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन जो है अखिलेश यादव ने खुद चालू कर दी। पुरानी पेंशन की बात अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, पहले भी कर सकते थे ना। 5 राज्यों के चुनाव का ये वेट करने के चौधरी चरण सिंह जब थे तब आरएलडी का संगठन कितना मजबूत था। चौधरी चरण सिंह जब थे तब कितना मजबूत था, आज क्या उस स्थिति में है? बड़ौद की सीट आप हार गए, आप कह रहे हैं हमने 8 सीटें ली, 8 सीटें ले आए। 8 सीटें लेकर आप अपनी बात कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मैं कुछ बोलूं चौहान साहब? समय का अभाव है, कम शब्दों में चाहेंगे कंचन जी अपनी बात पूरी करें। देखिए चौहान साहब, बात ये है ना कि अभी ये लोग हारे हुए हैं तो इनको दिक्कत हो रही है कि इनकी कुतर्कों को हमारी हार जिससे क्या लेना देना, हमारी सरकार बने ना बने, हम विपक्ष में। अरे तो दिवाकर जी, अगर कुछ दिवाकर जी कह रहे हैं संगठन आपका कमजोर हुआ है तो उसे स्वीकारिए ना, संगठन कमजोर हुआ है। आप उनसे बहस करना है संगठन कमजोर हो गया है, संगठन क्यों कमजोर हो गया है? अगर कमजोर हुआ है, अगर वो कमियां कोई बता रहा है वरिष्ठ पत्रकार, उसको स्वीकारना चाहिए एक अच्छे नेता कार्यकर्ता के नाते, अगर आप उस पार्टी से जुड़े हैं। और पूरे अधिकार से पूछते रहेंगे, और विपक्ष को जनता ने मजबूत किया है, और इसी मजबूती के साथ हम सवाल पूछते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। जनता ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और पूछना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई जानकार वरिष्ठ पत्रकार आपके पार्टी के बारे में कुछ बातें कह रहा है, उसको सहज तरह से स्वीकारना भी सीखें। अगर उस पार्टी से आप जुड़े, कहां कमियां उसको पूरा करने की तरफ ध्यान देना की बहस। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया है, विपक्ष की स्थिति शून्य हो गई है। अब क्या विपक्ष वापसी कैसे वहां पर करेगा, शून्य से कैसे शिखर पर पहुंचेगा? और उधर समाजवादी पार्टी ने जिन 5 जिलों में क्लीन स्वीप किया है, जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, बीजेपी वहां पर क्या कुछ करती, क्योंकि 2024 को देखते हुए कई फैसले ले सकती। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजकर्ता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।